दिया। ये कहानी है समाजवाद की और उस रशियन रेवोल्यूशन की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक आइडिया में, बस एक सोच में इतनी ताकत कहां से आ सकती है कि वो एम्पायर्स को गिरा दे, देशों को बदल दे। चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं और इस पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक प्रॉब्लम से होती है। बात है 19वीं सदी के यूरोप की, एक ऐसी दुनिया जहां जबरदस्त गैरबराबरी थी और इसी माहौल ने, इसी बेचैनी ने कुछ नए और रैडिकल आइडियाज के लिए कह सकते हैं जमीन तैयार कर दी। जरा उस दौर को इमेजिन कीजिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बराबरी, आज़ादी के बड़े बड़े वादे तो किए थे, लेकिन असलियत में हुआ क्या? अमीर और अमीर हो रहे थे और गरीब और गरीब। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद नई नई फैक्ट्रियां खुल रही थीं, पर उनमें काम करने वाले मजदूरों की हालत बहुत खराब थी। घंटों काम, बहुत कम तनख्वाह और कोई राइट्स नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। और इस सब में सबसे बुरी हालत थी जार के रूस की, जहां जुल्म और दमन अपनी हदें पार कर चुका था। तो जब हालात इतने खराब हों तो कोई ना कोई हल तो निकलता ही है। इसी जुल्म और गैर बराबरी के जवाब में एक नया आइडिया सामने आया, एक सॉल्यूशन जिसका नाम था समाजवाद। अच्छा, तो ये सोशलिज्म या समाजवाद आखिर है क्या? बहुत सिंपल शब्दों में समझते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां देश की दौलत, यानी कि जमीन, फैक्ट्री, ये सब कुछ किसी एक इंसान की प्राइवेट प्रॉपर्टी ना होकर पूरे समाज की या सरकार की होती है। मकसद प्राइवेट प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि ये पक्का करना है कि देश के रिसोर्सेज का फायदा सबको बराबर मिले। और ये आइडिया उस समय के सिस्टम से एकदम 180 डिग्री उल्टा था। सोचिए, एक तरफ था कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, जहां सब कुछ प्राइवेट ओनरशिप में था और गोल था सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। और दूसरी तरफ था ये नया आइडिया सोशलिज्म, जहां सब कुछ पब्लिक था और गोल था सबका भला, ए वेलफेयर फॉर ऑल। ये वाकई एक रेवोल्यूशनरी सोच थी। और इस आइडिया को सबसे जोरदार तरीके से दुनिया के सामने रखा कार्ल मार्क्स ने। उनका एक बहुत मशहूर कोट है कि अब तक का सारा इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मतलब सोसाइटी हमेशा से दो हिस्सों में बटी रही है, एक वो जिनके पास सब कुछ है यानी मालिक लोग, और दूसरे वो जिनके पास कुछ नहीं है यानी मजदूर। और इन्हीं के बीच की लड़ाई इतिहास बनाती है। तो ये तो हुई आइडिया की बात। अब देखते हैं कि ये विचार यूरोप से निकलकर रूस कैसे पहुंचा। और सच कहें तो रूस, जहां जार का इतना जुल्म था, वो इस क्रांतिकारी विचार के लिए एक तरह से बिल्कुल तैयार बैठा था। रूस में जो समाजवादी थे वो एक बात पे सहमत नहीं थे। वो दो ग्रुप्स में बट गए। एक थे मेंशेविक्स। ये लोग मानते थे कि बदलाव धीरे धीरे आना चाहिए, इलेक्शंस के जरिए, रिफॉर्म्स के जरिए। और दूसरे थे बोल्शेविक्स। ये लोग एकदम रैडिकल थे। इनके लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, और उनका मानना था कि बातों से कुछ नहीं होगा, सत्ता छीनने के लिए क्रांति, रेवोल्यूशन ही एकमात्र रास्ता है। और ये क्रांति ये कोई एक दिन में नहीं हुई। इसकी चिंगारी तो 1905 में ही लग चुकी थी। एक छोटी मोटी क्रांति हुई थी, फिर वर्ल्ड वॉर 1 ने तो रूस की कमर ही तोड़ दी। हार, भुखमरी, बर्बादी, लोग तंग आ चुके थे। तो फरवरी 1917 में जनता सड़कों पर उतरी और जार को गद्दी छोड़नी पड़ी। देश में केओस था और इसी उथल पुथल का फायदा उठाया लेनिन और बोल्शेविक्स ने। अक्टूबर 1917 में उन्होंने एक प्लान्ड तरीके से हमला किया और पावर अपने हाथ में ले ली। लेनिन इतने कामयाब कैसे हुए? उनका एक मास्टर स्ट्रोक था उनका नारा, 3 शब्द, पीस, लैंड एंड ब्रेड, यानी शांति, जमीन और रोटी। सोचिए, ये नारा उस वक्त के लोगों के लिए कितना पावरफुल रहा होगा। सिपाही जंग से तंग थे, उन्हें शांति चाहिए थी। किसान सदियों से जमीन के लिए तरस रहे थे, और शहर में मजदूर भूखे थे, उन्हें रोटी चाहिए थी। लेनिन ने सबको वही दिया जिसका उन्होंने वादा किया था। और बस इसके साथ ही दुनिया के इतिहास में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। दुनिया के पहले सोशलिस्ट स्टेट का जन्म हुआ। बोल्शेविक्स के पावर में आते ही इतने रैडिकल बदलाव हुए कि रूस हमेशा के लिए बदल गया। पावर में आते ही बोल्शेविक्स ने एक्शन लेना शुरू कर दिया, वो भी फुल स्पीड में। जमींदारों से जमीन छीनकर किसानों में बांट दी गई। फैक्ट्रियों का कंट्रोल सीधा वर्कर्स को दे दिया गया। देश के सारे प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, यानी सरकारी बना दिया गया। और हां, सबसे बड़ा फैसला, रूस को वर्ल्ड वॉर 1 से बाहर निकाल दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। रेवोल्यूशन के फौरन बाद देश में एक बहुत ही भयानक सिविल वॉर छिड़ गया। करीब 2 साल तक, 1918 से 1920 तक ये खूनी जंग चली।
बोल्शेविक्स ने इसे जीतने के लिए बहुत सख्ती बरती और आखिर में वो जीते, और इस जीत के बाद उनकी सत्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। तो अब तक हमने क्रांति की कहानी देखी, अब बात करते हैं इसके लॉन्ग टर्म असर की, यानी कि लेनिन के बाद क्या हुआ, स्टालिन का दौर कैसा था और आखिर में ये सब खत्म कैसे हुआ। लेनिन के बाद पावर आई जोसेफ स्टालिन के हाथ में, और स्टालिन ने एग्रीकल्चर को लेकर एक बहुत ही क्रूअर पॉलिसी लागू की। इसका नाम था फोर्स्ड कलेक्टिवाइजेशन, यानी जबरन सामूहिकीकरण। इसका मतलब था कि किसानों से उनकी अपनी छोटी छोटी जमीनें जबरदस्ती छीन ली गईं और उन्हें बड़े बड़े कलेक्टिव फार्म्स में काम करने के लिए मजबूर किया गया। और इस पॉलिसी का नतीजा बहुत ही भयानक निकला। जो अमीर किसान थे, जिन्हें कूलक्स कहा जाता था, उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया। कई लोगों ने तो अपने जानवर मार दिए, फसलें जला दी, लेकिन कलेक्टिव फार्म में शामिल नहीं हुए। इस टकराव ने पूरे देश की फार्मिंग को तबाह कर दिया, और इसका नतीजा एक भयानक अकाल, फैमिन, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की जान चली गई। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ये सिस्टम 70 साल से ज्यादा नहीं टिक पाया। 1991 तक आते आते महान सोवियत यूनियन बिखर गया, और इसके पीछे कई वजह थीं। सिस्टम में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लोगों को बोलने की, अपनी बात रखने की आजादी नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, इकोनॉमी। वो दुनिया की दूसरी इकोनॉमीज का मुकाबला नहीं कर पा रही थी और बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। तो बराबरी के कितने बड़े आइडियल से शुरू हुई कहानी आखिर पावर, कंट्रोल और क्रूरता पर आकर कैसे खत्म हो गई। और आज जब दुनिया में फिर से अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है, तो इस 100 साल पुरानी क्रांति की कहानी से क्या सबक लिया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना तब था।